नमस्कार, मैं लक्ष्मण राघव, शख्सियत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत सरपंच से की। दिग्गज नेता को हराकर विधायक बने और आज वो मंत्री हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी। भाटी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। भाटी साहब, आपके सफ़र को हम जब देखते हैं तो आप एक सियासतदान तो नज़र आते ही हैं, लेकिन एक ऐसे पुत्र नज़र आते हैं जिन्होंने अपने पिता के संघर्ष को मुकम्मल किया और उनके सपने को साकार किया। क्या आपको लग रहा था कि जो पिता काम नहीं कर पाए और उस दिग्गज नेता को आप परास्त कर देंगे, आप कोलायत की जनता की आवाज़ बन जाएंगे, और लग रहा था तो क्या कारण था? मैंने बचपन से ये देखा है। मेरी 7-8 साल की उम्र थी, उस समय मेरे पिताजी मेरी ग्राम पंचायत गांव के हद्दा के सरपंच बने पहली बार 1977 में, और उसके बाद वो 4 बार सरपंच रहे। उसके बाद कोलायत पंचायत समिति के 1987 में वो प्रधान बने। बीकानेर ज़िले के जिला प्रमुख के पद पर वो रहे और कोऑपरेटिव से हमेशा वो जुड़े हुए रहे। और मैंने ये बचपन से हमारे घर का जो माहौल था वो देखा कि सैकड़ों लोगों का आना जाना, लोगों की मदद करना। मेरे पिताजी हमेशा राजनीति में ज़रूर थे, लेकिन वो समाज सेवा से जुड़े हुए थे। और मैंने बचपन से ये महसूस किया कि मेरे पिताजी रघुनाथ सिंह जी भाटी साहब, उन्होंने हमेशा कोलायत क्षेत्र को अपना परिवार माना और कोलायत के लोगों के लिए उनको मैंने काम करते हुए शुरू से देखा। जब पहली बार 1998 में मेरे पिताजी को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, टिकट दिया, और उससे पहले वो प्रधान थे, प्रधान से सीधा उनको विधानसभा का टिकट दिया, कोलायत से उम्मीदवार बने। बहुत बड़ा क्षेत्र था, 3.5 लाख के करीब मतदाता थे। बीकानेर आधा शहर भी उसमें शामिल था, जो आज का बीकानेर पूर्व कहलाता है, उस वक्त शायद इसका निश्चित रूप से बीकानेर पहले पूर्व के नाम से जो अभी सीट है 2008 में बनी है। इससे पहले ये पूरा क्षेत्र जो है कोलायत विधानसभा क्षेत्र का पार्ट था और कोलायत मगरा के नाम से ये सीट थी। तो मैं आपको बता रहा था कि 1998 में पहली बार पिताजी को जब टिकट मिला तो मैंने उनके चुनाव में काम किया। मेरी उम्र 25-27 साल की उस समय थी, लेकिन मैंने शहरी क्षेत्र में काम किया। पहला मेरा चुनाव था और मैं जहाँ भी गया लोगों ने बड़ा आशीर्वाद दिया और गांधीवादी विचारों से हमेशा वो जुड़े रहे। अशोक गहलोत जी, जो राजस्थान के आज मुख्यमंत्री हैं तीसरी बार, उनको उन्होंने हमेशा आदर्श माना। और कांग्रेस पार्टी की रीति नीति में, राजनीति में मेरे पिताजी का 50 साल का राजनीतिक जीवन है। पहला जो चुनाव था वो चुनाव काफ़ी संघर्षपूर्ण चुनाव था। हमारा मुकाबला हमारे जो प्रतिद्वंदी है, क्योंकि पिताजी हमेशा सादगीपूर्ण तरीके से चुनाव हमेशा लड़ते थे, और 1998 के चुनाव में भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ कि फर्जीवाड़ा भी हुआ, कुछ बदमाशी भी हुई। नहीं, बड़ा चर्चित रहा था 1998 का इलेक्शन था, और अंतर कोई बहुत ज़्यादा नहीं था जो बात निकल कर आती है। निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने लोगों से निवेदन किया, हमने कहा कि हम आपकी सेवा करेंगे, और लोगों ने विश्वास भी किया। और सिर्फ 1600 वोटों से मेरे पिताजी 1998 का चुनाव हारे थे। और उसके बाद में 1999 में उनका एक्सीडेंट हो गया था, काफ़ी गंभीर एक्सीडेंट हुआ था। करीब 1 साल तक वो हॉस्पिटलाइज रहे, और उसके बाद भी उनको चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत थी और सक्रिय वो राजनीति में नहीं रह पाए उसके बाद। लेकिन 2003 में फिर से कांग्रेस पार्टी ने उनको कोलायत विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। उन्होंने 2003 का भी चुनाव लड़ा और उस समय भी मात्र 9000 वोटों से वो चुनाव हारे थे। तो मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि राजनीति में चुनाव हारना जीतना कोई मायने नहीं रखता। हमारा उद्देश्य ये है कि हम कोलायत क्षेत्र के लोगों की सेवा करें। 2 बार चुनाव हारने के बाद भी वो हमेशा सेवा में लगे रहे। मुझे भी कहा कि हमें कोलायत क्षेत्र की जनता की, कोलायत हमारा परिवार है, यहाँ के जो देवतुल्य मतदाता है उनकी सेवा करनी है, और उनसे प्रेरणा लेकर ही मैं राजनीति में सक्रिय हुआ। युवा कांग्रेस में मैंने काम किया, जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस का रहा, प्रदेश का महामंत्री रहा, और रगड़ाई ठीक से हुई आपकी? निश्चित रूप से संगठन में ब्लॉक का अध्यक्ष रहा। और 2010 में पहली बार मेरी खुद की जो ग्राम पंचायत है, हमारी हद्दा, जो हमारा पैतृक गांव है, हमारा जो मूल गांव है, वहां से वो गांव के लोगों ने मुझे सरपंच का चुनाव लड़ाया और मैं 1700 वोटों से वो 2010 में सरपंच का चुनाव जीता। और मैं उसके बाद में बताना चाहूँगा कि 3 साल तक मैं सरपंच रहा
और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2010 में, जब मैं पहली बार सरपंच बना। उस समय मुख्यमंत्री जी से मैंने बहुत सारे ऐसे काम कराए जो विधानसभा लेवल के थे, उन्होंने किए, क्योंकि मेरे पिताजी का जो गुडविल थी, उनके जो संबंध थे कांग्रेस पार्टी में, उनकी जो पहचान थी, वही कारण है। उनके द्वारा जो किए हुए काम थे, उन कार्यों की वजह से 2013 में मुझे कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया और टिकट देने के बाद में मैं कोलायत के लोगों के बीच में कांग्रेस का उम्मीदवार बन करके गया। तो कोलायत के मतदाताओं ने, कोलायत के सभी लोगों ने, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने भरपूर आशीर्वाद दिया और बहुत संघर्षपूर्ण मुकाबले में 1134 वोटों से मैं 2013 में पहली बार विधायक बना। विधायकों में शामिल थे कि जब आंधी चली थी भाजपा की, उस वक्त आप जीत कर आए। देखिए, निश्चित रूप से 2013 में भारतीय जनता पार्टी का माहौल जबरदस्त था और कांग्रेस के 200 में से सिर्फ हम 21 विधायक ही जीत पाए थे और उन 21 विधायकों में एक विधायक मैं भी था। और विधानसभा में जाने के बाद में मैंने पूरा प्रयास किया कि कोलायत की जनता ने मुझे विधायक बना करके भेजा है। सरकार चाहे बीजेपी की बनी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप विधानसभा की कार्रवाई उठा करके देख सकते हैं। सुबह रोजाना 9 बजे विधानसभा के मैं परिसर में एंटर हो जाता था। सबसे पहले मैं 9 से 9:30 बजे जो पर्ची डालते हैं क्षेत्र के मुद्दों को लेकर के, वो रोजाना मैं पर्ची डालता था, रोजाना मैं स्थगन लगाता था, रोजाना मैं जो प्रश्न जो लगाए जाते हैं नियमित रूप से प्रश्नकाल में मैं भाग लेता था। और विधानसभा की तमाम कार्रवाइयाँ आप 5 सालों की उठा करके देख लीजिए। कोलायत विधानसभा क्षेत्र का नाम विधानसभा की प्रोसीडिंग में रोजाना आपको मिलेगा और मैंने पूरे मुद्दे कोलायत विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं सरकार के सामने विधानसभा के पटल पर रख करके सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। नहीं भाटी जी, निश्चित तौर पर आपने जो काम किया होगा, लेकिन हम यहाँ पर ये तो रेखांकित करना चाहेंगे कि आपने जिस नेता को हराया वो कद्दावर नेता रहे, देवी सिंह भाटी। 7 बार कोलायत ने उनको दिया। तो आप क्या मानते हैं, उस वक्त क्या ऐसा चला कि आप ये चुनाव जीत पाए? इसका श्रेय, क्रेडिट किसे देते हैं आप? कोलायत विधानसभा क्षेत्र से जब मैं विधायक बना, उससे पहले मैंने देखा कि कोलायत बहुत सारे मामलों में पीछे है। कोलायत में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं। क्या कारण है? नोखा में कॉलेज था, लूणकणसर में कॉलेज था, डूंगरगढ़ में कॉलेज था, लेकिन कोलायत में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है। कोलायत में गिनती की 12वीं तक की स्कूलें थी पूरे कोलायत विधानसभा क्षेत्र में। कोलायत में चिकित्सा के अच्छे इंतजाम नहीं थे, कोलायत में बिजली की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी। मतलब विकास की दृष्टि से राजस्थान के अन्य विधानसभा क्षेत्रों के मुकाबले कोलायत विधानसभा क्षेत्र बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था उस समय, जबकि यहाँ से बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ से जीते हैं। मैं कोलायत विधानसभा क्षेत्र का 14वां विधायक था। मेरे से पहले 13 विधायक पहले चुने गए, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, वो 2013 तक मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव था। नहीं, पर अब क्या, जो आप जिस तरह से बता रहे हैं, आप बहुत पिछड़ापन बता रहे हैं, तो क्या अब आपने बदला है या सब ये कागजी बातें हो रही हैं? जमीन पर आप कुछ कर पाए क्या? कुछ शेयर करना चाहेंगे? वास्तव में जो दर्शक सुन रहे हैं हमारे, वो इस बात को समझें आपने किया, क्योंकि बहुत सारी बातें इस तरह की आती है कि नहीं साहब, बहुत सारी और चीज़ें ज़्यादा जिक्र होता है बजाय इस चीज़ों का। तो क्या लगता है, कौन से ऐसे काम है जो आप बताना चाहते हैं कि वास्तव में आपने करवाए? देखिए, मेरे मन में, हमारे परिवार के मन में ये था कि कोलायत का सर्वांगीण विकास हो, और विपक्ष का विधायक था 2013 से 18 तक। तो जो कमियां मैंने महसूस की, उन कमियों को मैंने सदन में उठाया, लेकिन बीजेपी की सरकार थी, सुना नहीं। स्वाभाविक बात, विपक्ष और विपक्ष में थे तो हम 100 बात उठाते थे तो 1-2 बात सुनी जाती थी। लेकिन 2018 में जब चुनाव हुए, दूसरी बार कोलायत क्षेत्र के लोगों ने मुझे फिर से विधायक बना करके 11,000 वोटों से जीता करके भेजा। तब मैंने पहले दिन ये संकल्प लिया कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र के जितने भी लंबित मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान मैं इन 5 सालों में करूंगा। और ये निवेदन मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से भी किया, और मैं आज आपके सामने इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं था 2018 तक। आज 7 सरकारी कॉलेज हैं, 7 सरकारी कॉलेज चल रहे हैं, उनमें हजारों बच्चे आज अध्ययनरत हैं, और 7 गवर्नमेंट के कॉलेजेस की बिल्डिंग्स बन रही है। बिल्डिंगें लगभग काम पूरा हो गया है। स्कूलों की यदि हम बात करें तो स्कूलें गिनती की थी, 12वीं तक की स्कूलें नहीं थी।
आज 55 स्कूलें हमने इन 5 सालों में, आज़ादी के बाद 2018 तक जितनी स्कूलें 12वीं तक नहीं खुली, उससे ज़्यादा 12वीं तक की स्कूलें हमने इन 4.5-5 सालों में खोलने का काम किया। ये ITI का जो सरकारी कॉलेज है वो भी अभी इस समय खुला है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में 7 सरकारी कॉलेज नहीं है, लेकिन कोलायत में है। विरोधी फिर भी ये कहते हैं कि ये काम तो स्वाभाविक है, आपके ओपोनेंट भी कहते हैं ये तो होते रहते हैं, स्कूल तो खुलेंगी, कॉलेज तो खुलेंगे। और कौन ऐसे काम आप बताना चाहेंगे जो आपको लगता है कि वास्तव में नहीं थे, या वाकई जो आप कह रहे हैं पहले स्कूल्स कॉलेजेस की यही स्थिति थी? आंकड़ों के साथ आपको बता सकता हूं कि कोलायत में जितनी स्कूलें दिसंबर 2018 तक थी 12वीं तक की, उसकी डबल आज इन 5 सालों में खुली है। कोलायत में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं था, 8 कॉलेज है। कोलायत में आज 2 स्टेट हाईवे और कम से कम 6 MDR नई मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स सैंक्शन हुई है इन 5 सालों में। करीब 500 करोड़ रुपए का बजट सड़कों के क्षेत्र में कोलायत विधानसभा क्षेत्र में आया है। और न सिर्फ सड़कों के क्षेत्र में बल्कि हर क्षेत्र में आज उप जिला चिकित्सालय खुला है। क्या कोलायत के लोगों को मेडिकल की आवश्यकता नहीं थी? लेकिन सिर्फ 4 CSC थी जब मैं विधायक बना। आज आप देखिए 6 नई CSC खुल गई और PSCs की तो गिनती ही नहीं, इतनी बड़ी संख्या में PSCs खुली पाटिल है। साहब, आपके विकास के दावों पर हम चर्चा करेंगे, सवाल और भी पूछेंगे, जवाब भी लेंगे आपके, और हम समझना चाहेंगे आप जो कह रहे हैं वो सही है या जो दूसरी चीज़ें हैं वो सही हैं। लेकिन यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर और बात करेंगे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री, कोलायत से दूसरी बार के विधायक भंवर सिंह भाटी से, और पूछेंगे जनता के सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कोलायत के विधायक और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से। भाटी जी, आप बता रहे थे विकास की कुछ बातें, आप कह रहे थे कि आपने वो कराया जो बीते 40-50 सालों में नहीं हो पाया। कुछ बातें जो आपने कही और आपने ये गिनवाया कि आप आंकड़ों के साथ बता सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि चलो जो आपने करवाया यहाँ की जनता उसे अपने हिसाब से तय करेगी, और मुझे लगता है कि अब चुनाव आ रहे हैं, वो सबसे बड़ा पैमाना होता है। लेकिन क्या मन में बाकी है, क्या कसक है, क्यों आप चाहते हैं कि और मौका कोलायत की जनता आपको देवे? कोलायत विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों में 2000 करोड़ से ज़्यादा के विकास के कार्य हुए हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आज कराए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि कोलायत विधानसभा क्षेत्र करीब 200 किलोमीटर वाई 200 किलोमीटर का लंबे रेडियस में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र आज आप मान सकते हैं राजस्थान का भौगोलिक दृष्टि से। और यहाँ विकास कराने के लिए अधिकतम धन की आवश्यकता है, अधिकतम योजनाओं की आवश्यकता है, अधिकतम संसाधनों की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत अधिकतम करवाने का प्रयास किया है, लेकिन अभी भी कोलायत विधानसभा क्षेत्र में जो लंबित काम है, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको, क्योंकि सड़कों का जाल हमने बहुत किया, मुख्यमंत्री जी ने बहुत दिया, लेकिन उसके साथ साथ अभी भी गांव से गांव जोड़ने वाली मिसिंग लिंक्स रोड्स हैं, उनकी आवश्यकता है। पेयजल कई जगह ऐसी है जहां पेयजल ना तो भूमिगत है ना दूसरा पहुंच पा रहा है। हालांकि जल जीवन मिशन या राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से हमने सारी कार्य योजना बना रखी है। राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन 5 सालों में, 4.5 सालों में जो विकास की जो यात्रा शुरू की है, हमने जो महसूस किया है, राजस्थान के लोगों का मानस ये है कि इस बार विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो मैं समझता हूं कि जो काम लंबित हैं, जो बचे हैं, तो वो काम भी सारे हम करवाएंगे, ये मेरे मन में एक संकल्प है। जहां हम आपसे बात कर रहे हैं वो इलाका कपिल मुनि का जिक्र होता है, एक ऐसी तपोभूमि है आपका जो विधानसभा क्षेत्र है। तो कपिल सरोवर को लेकर क्या आपके मन में है? आपने पिछली बार एक बार बात में कहा था कि कुछ चीज़ें हैं जो आप कराना चाहते थे, नहीं हो पाई, तो क्या है वो और आज उसकी स्थिति क्या है? देखिए, कपिल सरोवर को राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इसकी मान्यता है, और कपिल सरोवर को, कोलायत को 68 तीर्थों का गुरु माना जाता है। और यहाँ पर विकास के कार्य हों या एक धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में ये विकसित हो,
ये मेरे हमेशा प्रयास रहे हैं और मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय से इस बजट में ये निवेदन भी किया था कि कपिल सरोवर के लिए बजट दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 करोड़ रुपए कपिल सरोवर के सौंदर्यीकरण के लिए इस साल स्वीकृत कर दिए हैं। उनके टेंडर्स हो गए हैं और वो कार्य भी शुरू हो गया है। 20 करोड़ के साथ साथ मैं बता रहा हूँ कि कोलायत को जोड़ने वाली जो टेचरी फांटा से कोलायत से मड फांटा, कपिल सरोवर के पीछे से जाने वाली रोड, कोलायत के अंदर से जाने वाली रोड है, वो 12 करोड़ रुपए की लागत से हमने अलग से स्वीकृत कराई है। ये कोलायत और कपिल सरोवर को ध्यान में रख करके ही करीब 32 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है और इसका काम शुरू हो गया है। कपिल सरोवर को भी पुष्कर की तर्ज पर एक अच्छे धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए हमने एक कार्य योजना बनाई है और उसमें हम काम कर रहे हैं। आपके मंत्रालय पर आते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय ऊर्जा मंत्रालय, और उसकी चर्चा इसलिए ज़्यादा इस बार क्योंकि जब मुख्यमंत्री भाषण देते हैं तो बहुत जिक्र करते हैं किसानों के लिए, बिजली की बात वो बहुत करते हैं। हालांकि देखिए चुनौतियाँ भी हैं, कुछ इकाइयाँ फेल हुई, बिजली जो है उतनी नहीं मिल रही, ये आरोप भी लगे, आप लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या मानते हैं ऊर्जा मंत्री के तौर पर आप खुद की उपलब्धि, सरकार की उपलब्धि किस तरह से देखते हैं और क्या कमियां हैं जो कहीं ना कहीं देखिए परेशानी भी पैदा कर रही हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिसंबर 2018 में राज्य मंत्री के रूप में मुझे काम करने की जो जिम्मेदारी दी तो उच्च शिक्षा विभाग का स्वतंत्र प्रभार मुझे मिला और राजस्थान में देश की आज़ादी से लेकर दिसंबर 2018 तक 230 गवर्नमेंट के कॉलेज होते थे और उसके बाद 3 साल तक मैंने उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि गांव में भी कॉलेज खुलने चाहिए। गांव के बच्चे स्कूल पढ़ने के बाद कॉलेज में जाने के लिए उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और मैं आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का कि मेरे आग्रह को उन्होंने, मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया। जहाँ 230 गवर्नमेंट कॉलेज आज़ादी के बाद 2018 तक थे, इन 3 सालों में 4 सालों में 350 गवर्नमेंट के कॉलेज खुले। तो निश्चित रूप से उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिला। उसी तरीके से पिछले 1.5 साल से मैं ऊर्जा मंत्री के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। मुझे जिम्मेदारी दी गई है, महत्वपूर्ण मंत्रालय है, हर घर से जुड़ा हुआ मंत्रालय है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। आप देखिए, किसान राजस्थान में करीब 17 लाख किसानों के कृषि कनेक्शन है और मुख्यमंत्री जी ने 2000 यूनिट प्रत्येक कृषि उपभोक्ता को बिजली फ्री देने की जो घोषणा की है, जो निर्णय किया है, उससे राजस्थान के 17 लाख में से करीब 13.5-14 लाख किसानों का बिजली का बिल शून्य हो गया है। करीब 90% किसानों को बिजली आज फ्री देने का काम हमारी सरकार कर रही है। किसानों के लंबित कृषि कनेक्शन है वो भी 2022 तक के, 2018 तक के हम किसानों के कनेक्शन कर चुके हैं और 19 से 22 तक के डिमांड नोटिस हमने निकाल दिए हैं। आगामी 3 महीने के अंदर अंदर हम 2022 तक के तमाम लंबित किसानों को कृषि के कनेक्शन देंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से और उनके सपोर्ट से ही संभव हुआ है। देखिए, मैं मानता हूँ ऊर्जा मंत्री जी, आपने ये जो बात गिनवाई और जो वास्तव में 100 यूनिट बिजली की बात घरेलू उपभोक्ताओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, ये आपने एक ऐसा फैसला लिया जो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उनको राहत दे रहा है। लेकिन अगर मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा तो भी अन्याय होगा उन किसानों के साथ भी, और जो आम जनता बार बार आप पर आरोप लगा रही, क्योंकि बेहतर है कि ऊर्जा मंत्री ही जवाब दे दे हमारे शो में कि लाइट आती नहीं है, दिक्कत यहाँ से शुरू होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन? कई बार जो ग्रिड्स में दिक्कत आ रही है, इकाइयों में आप कोयले की परेशानी आई, तो इसका जिम्मेदार कौन और कैसे इस बात को जनता एक्सेप्ट करेगी कि आपने तो कोशिश की लेकिन लाइट नहीं है साहब? देखिए, 2023 की यदि हम बात करें तो अभी जो खरीफ की फसल है तो बारिश ज़ोरदार हुई थी जून जुलाई में, किसानों ने जमकर खेती की और उसके बाद में पिछले 1.5 महीनों को आप आंकड़ा उठा करके देखिए, सितंबर का, अगस्त और सितंबर, इन 1.5-1.25 महीनों में राजस्थान में बारिश बिल्कुल नहीं हुई। और न सिर्फ राजस्थान में बारिश नहीं हुई बल्कि देशव्यापी बारिश इस बार नहीं हुई और उसकी वजह से बिजली की एकदम से जो है डिमांड बढ़ी। ऐसी स्थिति में भी हमने पूरा प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि चाहे हमें अधिकतम मूल्य पर 10 रुपये यूनिट भी हमें बिजली खरीदनी पड़े तो हमें वो खरीदेंगे और हमने खरीदने के लिए प्रयास भी किया, खरीदी भी। लेकिन चूंकि बिजली की डिमांड एकदम से देशव्यापी थी तो बिजली की उपलब्धता जो एक्सचेंज में होती है, जहाँ से हम बिजली खरीदते हैं, तो वहाँ भी उपलब्धता कम थी। ऐसी स्थिति में थोड़े समय के लिए बिजली की दिक्कत आई। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे कनेक्शन बढ़े हैं
वैसे वैसे बिजली का जो स्ट्रक्चर है उसके सुदृढ़ीकरण के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने करीब 200 से ज़्यादा 132, 220, 400 और 765 केवी के जीएसएस बनाने की स्वीकृति दे दी है। उनका काम चल रहा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला जब जो सीजन आएगा खेती का, तो उस समय जब हमारा प्रसारण निगम का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुदृढ़ीकरण का काम किया है, बहुत बड़ा बजट दिया है, हमारे ये जीएसएस बहुत तेज गति से बन रहे हैं, ये बन करके तैयार हो जाएंगे तो आने वाले समय में किसानों की जो बिजली की समस्या है, घरेलू उपभोक्ताओं की जो समस्या है, उसका समाधान होगा। कोलायत पर लौटते हैं वापस। आपका कहना यह है, जो मैं समझ पा रहा हूं, कि उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए आपने कॉलेज बहुत खुलवाए, बहुत काम किया उस शिक्षा में कोलायत को लेकर, और ऊर्जा मंत्री रहते हुए भी आपने जो है जीएसएस की बात कर लो या दूसरी जो विद्युत व्यवस्थाओं से जुड़ी चीज़ें उस पर काम किया। लेकिन क्या भाटी जी, आप ये मानते हैं कि केवल इस बार का जो चुनाव है विकास के मुद्दे पर ही जीता जा सकता है? ऐसा भी तो होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तबादलों की बात होती है, पुलिस की बात होती है, कुछ और इस तरह की बातें जुड़ती चली जाती हैं। तो भंवर सिंह भाटी कैसे देखते हैं, कोलायत का चुनाव केवल विकास के सहारे जीतना संभव है? निश्चित रूप से मतदाता जो होता है वो सरपंच, प्रधान, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इसीलिए तो बनाते हैं कि वो हमारे इलाके का विकास करे। कोलायत की यदि हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा कॉलेज कहीं खुले तो कोलायत में खुले, राजस्थान में सबसे ज़्यादा पंचायतें कहीं बनी एक विधानसभा क्षेत्र में तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोलायत में बनी, पंचायत समितियां नई बनानी हो तो 2 नई पंचायत समितियां हमारे क्षेत्र में बनी, स्कूलें, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, सड़कों का जाल, हर तरह के बिजली के क्षेत्र में 220 केवी के जीएसएस, 132 केवी के जीएसएस, 33 केवी के जीएसएस, ये तमाम तरह के जो काम हुए हैं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर के आगामी चुनाव में जाएंगे और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र के लोग विकास के नाम पर वोट देंगे और फिर से कोलायत विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। आप एक सियासी सवाल पूछ लेता हूं, आप जो काम गिना रहे हैं कोलायत के लिए और जिस तरह से आप गिना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मेरे पास आंकड़े हैं, तथ्य हैं, प्रूफ है, फिर ये बात चल पड़ी है कि भंवर सिंह भाटी को बीकानेर पूर्व से चुनाव लड़ाया जाए, तो भंवर सिंह भाटी खुद क्या चाहेंगे? क्या पार्टी ऐसा निर्णय लेती है? तो आपका खुद का मत क्या रहेगा और क्या ऐसा करेंगे? बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र जो है, जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि ये कोलायत विधानसभा क्षेत्र का ही भाग रहा हुआ है। जब मेरे पिताजी 2 बार यहाँ से चुनाव लड़े तो उस समय ये पूरा जो क्षेत्र है वो कोलायत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था और 2008 के बाद में ये क्षेत्र अलग बना है। तो पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लोगों से हमेशा हमारा जुड़ाव रहा है, पुराना जुड़ाव है, तो लोग आज भी मेरे पास आते हैं, पूरे ज़िले के, पूरे राजस्थान के लोग आते हैं। तो मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक जन सुनवाई करता हूं और उनके काम करवाने का प्रयास करता हूं। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप पूर्व विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़िए, लेकिन मैंने उनको हमेशा मना किया है क्योंकि कोलायत मेरी शुरू से कर्म भूमि रही है। मेरे पिताजी ने वहाँ पर काम किया और मैंने भी 2 बार मैं विधायक रहा, तो मेरा ध्यान पूरी तरह से पिछले 10-15 सालों से कोलायत विधानसभा क्षेत्र में ही है। मुझे राजनीति में आगे बढ़ाने वाला कोलायत विधानसभा क्षेत्र है। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि मैं कोलायत विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ना चाहता हूं। बाकी जो पार्टी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, हमारा परिवार 50 सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने जब भी टिकट दिया तो हमने चुनाव लड़ा। आगे भी पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा, क्योंकि पार्टी के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैंने पहले भी काम किया है। आगे भी हम पार्टी की रीति नीति पर चलेंगे और पार्टी का जो निर्णय होगा वो निर्णय ही मेरा होगा। बहुत शुक्रिया भाटी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए। तो ये थे शख्सियत में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, जिन्होंने कहा कि वो अगला चुनाव कोलायत से लड़ना पसंद करेंगे, कर्म भूमि है, लेकिन एक अच्छे पॉलिटिशियन की तरह वो ये भी कह गए कि पूर्व के क्षेत्र के लोगों का भी मैं काम कराता रहा हूँ। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोलायत में बीते 5 सालों में जो काम हुए हैं वो अपने आप में नज़ीर हैं। हालांकि ये तय जनता को करना है कि जो मंत्री और यहाँ के विधायक बात कह रहे हैं वो वाकई ज़मीन पर इसी तरह उतरा है या नहीं। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी शख्सियत में।